पुलवामा। राणावत सर ने अब कबीर की तरफ देखा। हर कोई जानता था कि वो छुट्टी देने के मामले में कितने कंजूस हैं। क्या तुम्हारा छुट्टी लेना ज़रूरी है? कबीर उदास सा हो गया। अगर मेरी यहाँ अभी ज़रूरत है तो कोई बात नहीं सर, मैं नहीं लूँगा छुट्टी। राणावत सर, कुछ काम था क्या घर पर? कबीर, नहीं सर, बस काफ़ी वक्त हो गया था घर वालों से मिले, तो सोचा कि इस वक्त जा सकता हूँ। राणावत सर, तुम्हारे जैसे जाबाज ऑफिसर्स की ज़रूरत तो देश को हर वक्त लगी रहती है मेजर। सच कहूँ तो मैं तुम्हें जाने देना तो नहीं चाहता, पर तुम्हारे साथ यह नाइंसाफ़ी होगी और फिर तुम्हारी बीवी तारा यहाँ आकर हंगामा खड़ा कर देगी। इसलिए मजबूर हूँ तुम्हें छुट्टी देने के लिए, कहते हुए सर मुस्कुरा दिए। यह बात सुनते ही कबीर के चेहरे पर रौनक आ गई। उसे कल सोचे हुए अपने सारे छोटे छोटे सपने पूरे होते दिखाई दे रहे थे। थैंक यू सो मच सर। राणावत सर, इसमें थैंक्स कैसा, ये तो तुम्हारा हक है मेजर। महीने भर की छुट्टी दे रहा हूँ तुम्हें, उससे एक दिन और ज़्यादा नहीं, और इसके बाद साल भर तक दोबारा छुट्टी मत मांगना। कबीर हैरान सा सीओ सर को देखता रह गया। सर लेकिन, राणावत सर हंस पड़े। अरे मजाक कर रहा हूँ। कबीर ने राहत की सांस ली। आपने तो डरा ही दिया था। वह उत्साहित होता हुआ वापस जाने को हुआ कि मेज से टकरा गया। राणावत सर मुस्कुरा दिए। संभाल कर कबीर साहब, छुट्टी आज नहीं 3 दिन बाद से है, तो फिर इतनी जल्दी किस बात की है? कबीर हड़बड़ा गया। सॉरी सर। राणावत सर, वैसे किससे मिलने की इतनी जल्दी है, घर वालों से या घरवाली से? कबीर शर्मा गया। सर आप हमेशा मेरी ही खिंचाई करते हैं। राणावत सर हंसी छिपाते हुए बोले, अच्छा नहीं कर रहा मैं तंग, जाओ, लेकिन पहले शर्माना तो बंद करो। कबीर अब जल्दी से वहां से बाहर निकल गया। राणावत सर हंसते हुए बोले, ये कभी नहीं बदलेगा। कबीर को अब इंतजार था तो बस 3 दिन गुजरने का, जिसके बाद वह अपनी फैमिली से मिलने जा पाएगा। कबीर ने तय किया कि वह अभी किसी को छुट्टी का नहीं बताएगा। घर अचानक पहुंचने पर सभी के हैरान चेहरे देखने लायक होंगे, और क्या पता इस बार भी छुट्टी कैंसिल हो गई तो फिर सबका दिल दुखेगा। इसलिए वो अभी किसी से कुछ नहीं कहेगा। बेंगलुरु। सुनी उदास सी अपने कैबिन में बैठी थी कि राशि आई और उसके हाथ में एक लेटर थमा दिया। सुनी, क्या है ये? राशि, खुद ही देख लेना। सुनी, हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, अब तुम्हारी पहेलियों को सुलझाने की हिम्मत नहीं है। राशि, अरे खोलकर तो देख लेटर को। सुनी ने जब वह लेटर खोलकर देखा तो वह राशि का ट्रांसफ़र लेटर था। उसका ट्रांसफ़र भी श्रीनगर में ही हुआ था। सुनी तो जैसे खुशी के मारे पागल हो गई और राशि के गले लग गई। हम तुम्हें बता नहीं सकते कि हम कितना खुश हैं, भगवान जी ने हमारी सुन ली। राशि, हाँ मेरी भूली चिड़िया, भगवान ने तेरी और मेरी, हम दोनों की सुन ली। सुनी, अब हम श्रीनगर ही नहीं पूरा कश्मीर घूमेंगे तुम्हारे साथ। राशि, हाँ बड़ा मजा आने वाला है वहाँ, और क्या पता मेजर तूफान भी वहाँ मिल जाए। सुनी चौंकी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? राशि, जिस हिसाब से गर्म दिमाग है उनका, तो पक्का सीनियर ऑफिसर्स ने सोचा होगा कि इसे ठंडी जगह पर रखते हैं ताकि ठंडा मौसम उनके दिमाग को ठंडा कर सके। सुनी, तुम क्यों उनके पीछे पड़ी रहती हो हर वक्त? जो गलती हमने की थी उसके बाद हर किसी का नाराज होना बनता है। राशि, ओह ऐसी बात है, तो जब वो शादी करने ले जा रहे थे तो चुपचाप चली जाती, और कहने को तो मैं भी कह सकती हूँ कि तू क्यों हर वक्त उनकी तरफदारी करती है। सुनी, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। राशि, तो मुझे कौन सा प्रॉफिट होता है तुझसे बात करने में, और तू ही तो हर वक्त कहती रहती है कि बस एक बार मेजर तूफान मिल जाए। अब ऐसी हरकतों से तो किसी को भी शक होगा ना। अगर आप यह किसी सुनी, और चैनल पर सुन रहे किसी हैं, को नहीं तो बस उसका तुम्हें ही सीधा होगा। अर्थ है कि तुम उस अच्छे चैनल से के जानती हो मालिक कि हम ने उनसे क्यों इसे मिलना चाहते चुराकर हैं। पोस्ट किया है। एक तो हमें उन्हें सब सच आपसे बताना है, अनुरोध है और कि दूसरा ऐसे लोगों की उनकी हिम्मत घड़ी लौटानी ना है। बढ़ाएं और उनके कहते चैनल हुए पर इस सुनी ने कहानी को ना टेबल की सुनें। ड्रॉअर से घड़ी निकालकर उसे दिखाई। राशि ने गुस्से से उसके हाथ से घड़ी छीननी चाहिए। वो मेजर आज हम दोनों दोस्तों के बीच आ गया, इसकी तो मैं। सुनी ने घड़ी वापस अपनी तरफ खींची। इसी खींचतान में घड़ी हाथ से छूटकर नीचे फर्श पर जा गिरी। दोनों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। सुनी गुस्से से बोली, अगर घड़ी को कुछ हुआ होगा ना तो तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं।
सुनी जल्दी से घड़ी उठाने आगे बढ़ी कि राशि फटाफट से कैबिन से भाग गई। पुणे। देव मंजीत को बता रहा था कि घर पर माँ की क्या प्लानिंग चल रही है। देव, इस बार माँ पीछे हटने को तैयार नहीं है। पंडित जी ने भी कह दिया कि अब यही लड़कियां हैं उनके पास। मंजीत, यार बस कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो इस रावण के गुस्से को संभाल ले। देव, हाँ, पता नहीं कब मिलेगी वो लड़की। मंजीत, माँ जल्दी ही ढूंढ लेगी क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी है ऋषभ के गले में घंटी बांधने की। दोनों हंस दिए कि तभी उन्हें ऋषभ आता दिखा। दोनों अब उसे चिढ़ाने के लिए बोलने लगे। देव, मैंने सुना है कि एक लड़की की नाक पकौड़े जैसी है। मंजीत, हाँ, और एक की तोते जैसी नुकीली। ऋषभ यह सुनकर ठिठक कर रुक गया। मंजीत, मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छी वो लगी जिसे कम दिखाई देता है। अच्छा ही है, अपने रावण का गुस्से से भरा चेहरा तो नहीं देख पाएगी। देव, नहीं नहीं, मुझे तो वो अच्छी लगी जो थोड़ा ऊंचा सुनती है। दोनों में जब झगड़ा हुआ करेगा तो ऋषभ को ऊंची आवाज़ में चीखना पड़ा करेगा। इससे या तो बेचारा बोलना ही बंद कर देगा या फिर गला खराब कर बैठेगा। मंजीत, बुरा तो बहुत लग रहा है यार, लेकिन इसे कोई अच्छी लड़की पसंद ही नहीं आई और इसकी हरकतों ने बाकी कसर पूरी कर दी। अब तो ऐसी ही लड़कियों के रिश्ते आएंगे। देव, हाँ, बेचारा ऋषभ। माँ ने मना किया है कि किसी को भी ऋषभ को कुछ भी ना बताए। कहा है कि जब छुट्टी लेकर आएगा तो सीधे मंडप में बैठा देंगे। अगर कबीर आया हुआ होगा तो मुझे और तुझे पहले ही कबीर को कमरे में बंद करना है और फिर इसके हाथ पैर बांधकर इसकी शादी करवानी है। मंजीत, इसका मतलब हम राम को बहलाकर रावण हरण करेंगे। देव, वाह, तेरा दिमाग भी चलने लगा है अब। दोनों ने अब ऋषभ को देखा तो हड़बड़ाने का नाटक कर चुप हो गए। ऋषभ, जो उनकी बातें सुन सहम सा गया था, खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोला, क्या हुआ? क्या खिचड़ी पका रहे हो तुम लोग? देव, कुछ भी तो नहीं। ऋषभ, फिर मेरे ही आते चुप क्यों हो गए? मंजीत, हमारी बात खत्म हो गई थी ना इसलिए। ऋषभ, सब समझ रहा हूँ, नहीं बताना है तो मत बताओ। वह वापस लौट गया। मंजीत, अब इसके पेट में दर्द होगा। देव, हाँ, बेचारा। मंजीत, आज रात सपने में इसे ये सारी लड़कियां दिखाई देने वाली हैं। दोनों ऋषभ की हालत पर हंसने लगे। ऋषभ कमरे में जाकर बैठ गया। अब उसके दिमाग में देव मंजीत की सारी बातें घूमने लगीं। क्या माँ सच में मेरे साथ धोखा करने वाली हैं? नहीं नहीं, वो तो मुझसे कितना प्यार करती हैं, लेकिन परेशान तो है ना मुझसे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे नहीं खेलना शादी वाला खेल। रावण, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने अपनी लंका में खुद ही आग लगा ली हो? मुझे नहीं करनी शादी, ऐसे थोड़ा ही होता है यार। तभी उसके कमरे से सामने गुजरते हुए देव और मंजीत तेज आवाज में गाते हुए निकल गए, आज मेरे यार की शादी है। ये सुनते ही ऋषभ बच्चों की तरह रोने लगा। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई। ये भाई नहीं कसाई हैं दोनों। ऊपर वाला सबका हिसाब बराबर करेगा। अजमेर। पंडित जी जब घर आए तो राधा माँ ने उन्हें बाकी सारी फोटोज वापस कर दी और सभी के साथ मिलकर पसंद की गई 4 लड़कियों की फ़ोटो दिखाए। पंडित जी, हमें ये लड़कियां पसंद आई हैं, बस एक बार ऋषभ को दिखाकर फाइनल कर लेंगे। पंडित जी, जी, आप जल्दी ही अपने बेटे से लड़की पसंद करवा लीजिए, फिर मैं लड़की के माता पिता से भी बात आगे बढ़ा दूंगा। राधा माँ, ठीक है। पंडित जी जाते हुए रुक गए और राधा माँ की तरफ हिचकिचाते हुए बोले, आप इस बार जरा अपने बेटे को समझा दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो तो हर रिश्ते को कभी सीधे तो कभी उल्टे तरीके से नकार ही देता है। लेकिन मेरी भी तो छवि खराब होती है ना, क्योंकि रिश्ते तो मैं ही तय करवाता हूँ। क्यों मेरी रोजी रोटी पर लात मारना चाहता है वो? राधा माँ को अब ऋषभ पर गुस्सा आ गया। आप सही कह रहे हैं पंडित जी, आने दीजिए इस बार उसे घर पर। बहुत परेशान कर रखा है उसने। आएगा तो खूब मारूंगी उसे इस बार। उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी। कि तभी पंडित जी ने उन्हें टोका, अरे नहीं नहीं, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ऋषभ तो बहुत अच्छा लड़का है, बस थोड़ा नटखट है। आप मारना मत, बस प्यार से समझा दीजिएगा। चलता हूँ। पंडित जी वहाँ से चले गए। राधा माँ अब आंगन में ही एक और बैठ गईं। तारा, इधर तो आ। तारा उनके पास आई।
क्या हुआ माँ? राधा माँ, मैं ऋषभ के यहाँ आने का और इंतज़ार नहीं कर सकती। एक काम कर, तू ही क्यों नहीं चली जाती उसके पास? तारा, लड़कियों की फ़ोटो दिखाने के लिए इतनी दूर जाऊं? राधा माँ, अरे उसे फ़ोटो दिखाने के लिए नहीं बल्कि मनाने के लिए भेज रही हूँ। कभी भी पता नहीं कब तक आएगा। इन लोगों ने तो जैसे घर बार पूरी तरह छोड़ रखा है। क्या पता ऋषभ तेरी बात मान जाए। तारा मुंह बनाते हुए बोली, तो उस रावण के लिए मैं इतनी मेहनत करूं? आप देव को बोल दो ना। राधा माँ, हाँ, जैसे तू कुछ जानती ही नहीं है ना। जिस बात के खिलाफ कबीर होगा उस बात का साथ देव कभी नहीं दे सकता। मुझे पता है मौली भी बस फॉर्मेलिटी करेगी कबीर को मनाने की। तारा हंसने लगी। जब आपको सब पता है कि क्या होगा तो आप क्यों जबरदस्ती कर रही हो ऋषभ के साथ? राधा माँ नाराज सी बोली, ठीक है, मैं ना कुछ कहूंगी और ना कुछ करूंगी। तुम सब लोगों के मन में जो आए वो करो। कहते हुए वह बाहर जाने लगी कि तारा ने फुर्ती से उनका हाथ पकड़ लिया। अरे आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? राधा माँ, गुस्सा नहीं कर रही, लेकिन तुम सभी लोग अब बड़े हो गए हो। जरूरत क्या है मेरी? एक बच्चा शादी ना करने की जिद पर अड़ा है, और जब मैं बाकी बच्चों को उसे समझाने को कहती हूँ तो सारे उसे समझाने के बजाय उल्टा मुझे ही समझाने लगते हैं। सबको मैं ही गलत नजर आ रही हूँ। अगर मैं अपनी बेटे की शादी करना चाहती हूँ तो क्या गलत है? अरे माँ हूँ मैं, उसके बारे में मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? तारा शरारती अंदाज में बोली, आप ना कुछ ज़्यादा ही जिद्दी होते जा रहे हो। लगता है कबीर से शिकायत करनी पड़ेगी। इस कहानी की लेखिका राधा नीला माँ, शर्मा है। हाँ यह कर देना ऑडियो उससे शिकायत। केवल उनके मैं क्या ऑफिशियल डरती हूँ? चैनल जा नीला रही हूँ, शर्मा पर बाहर उपलब्ध पड़ोस में कुछ काम अगर है। आप यह किसी और राधा माँ चैनल घर पर से सुन बाहर रहे निकल हैं, गईं। तो इसका सीधा अर्थ है तारा मुस्कुराते उस हुए चैनल जाने के लगी मालिक कि ने राधा माँ की इसे बाहर से आवाज़ चुराकर आई। पोस्ट किया है। और हाँ, कबीर से शिकायत आपसे करने की अनुरोध कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों की वरना वो हिम्मत फिर से मुझे ना डांट बढ़ाएं लगाएगा। और उनके चैनल पर इस तारा कहानी हंसते हुए को अपने ना कमरे में सुनें। आई और कबीर की तस्वीर के सामने जा खड़ी हुई। देखा तुमने माँ को कि कैसे बच्चों की तरह जिद कर रही हैं। अब तो सोते जागते उठते बैठते ऋषभ की शादी के ही सपने देखती हैं, और वो रावण है कि झुकने को तैयार नहीं। इन दोनों जिद्दी बच्चों का ना अब तुम ही करना कुछ, मुझसे तो संभाले नहीं संभल रहे। तारा अभी कबीर से बात कर ही रही थी कि ऋषभ का फोन आने लगा। तारा ने कॉल रिसीव की। हेलो। दूसरी तरफ से ऋषभ की बड़ी प्यार से आवाज़ आई, कैसी हो? तारा उसकी आवाज़ सुनकर समझ गई कि जरूर यह कोई काम बोलने वाला है। वह अब रूखी सी आवाज़ में बोली, फालतू का नाटक मत करो रावण, काम क्या है वो बोलो। ऋषभ, अरे तुम तो मेरी दोस्त हो, और दोस्तों को हम भला क्या बस किसी काम की वजह से ही फ़ोन करते हैं? वो तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, फिर सोचा कि काफ़ी दिनों से। तारा, डांट नहीं खाई? ऋषभ, नहीं, बात नहीं हुई। तुम्हें तो पता है ना कि तुम मेरी कितनी अच्छी प्यारी भोली मासूम सी दोस्त हो। तारा हंसने लगी, वाह वाह, क्या बात है, मज़ा आ गया। खैर छोड़ो, खुद को टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैं कैसी हूँ, बताओ क्या काम है? इस बार हंसने की बारी ऋषभ की थी। तुम्हारी यही बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि तुम सही बात समझ जाती हो। तारा, वो तो मैं हूँ ही समझदार। ऋषभ, यार तारा, बस इतना बता दो कि इस बार माँ ने कौन सी चाल चली है मुझे फंसाने की, और वह पंडित कितने और कैसे रिश्ते लेकर आए हैं इस बार। मैंने देव को मंजीत से कुछ फोटोज़ के बारे में बात करते हुए सुना था, लेकिन समझ नहीं पाया, फिर पूछा भी तो मुकर गया। तारा, बता तो दूंगी, पर मेरा क्या फ़ायदा? ऋषभ मन ही मन सोचने लगा, एक भी मौका नहीं छोड़ती फ़ायदा उठाने का। तारा, कहाँ खो गए? देने के नाम पर तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है, कंजूस कहीं के। ऋषभ नाराज़गी से बोला, अच्छा, तो शादी के बाद पिछले 11 महीने में 7 साड़ियाँ, 5 सूट, 1 डायमंड रिंग और पता नहीं ऐसे ही कितने सारे गिफ्ट दिए, उसका क्या? कभी कभार एक आध काम मुफ्त में भी कर दिया करो। अरे सब्जी वाले भी रोज़ मुफ्त में धनिया दे देते हैं। तारा, बिल्कुल नहीं होगा, और जब मैं तुमसे कोई मदद मांगती हूँ तो तुम भी तो मुझसे गिफ्ट लेते हो ना, कभी घड़ी, कभी जूते, तो कभी शर्ट। ऋषभ हैरान सा बोला, झूठी? वो तो मैं अपने लिए तुमसे शॉपिंग करवाता हूँ, और पेमेंट भी तो मैं ही करता हूँ। वैसे तो तुम मना कर देती हो, लेकिन अपने काम के बदले में मानती हो मेरे लिए शॉपिंग करने के लिए। यार तुम्हारे चक्कर में कैसे कैसे कांड किए हैं मेजर ऋषभ रॉय ने, याद है ना?
भूल गई तुम कि हरी काका के बगीचे से इमली तोड़ कर लाया था मैं तुम्हारे लिए। मौसमी चाची की लाल साड़ी पीली कर दी थी तुम्हारे कहने पर, क्योंकि वैसी ही साड़ी तुम्हें अपने लिए बाजार में नहीं मिली थी। तुम्हें मौली से जिताने के लिए तुम्हारी वो नमक से भरी दाल पी गया था, और वो विनोद के कुत्ते का किडनैप कर दूर छोड़ आया था मैं, क्योंकि वो आए दिन तुम पर भौंकता था। तारा, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ, वो तो वापस आ गया ना लौटकर। ऋषभ, अब इसमें मेरी गलती थोड़े है। मौली ने तुमसे लाख गुना अच्छी है। पिछली बार मैंने शर्ट मंगाई थी तो इतनी अच्छी लाई थी, और ना ही मुझे नखरे दिखाए। मैं तो उसी की मदद लूँ हर बार, लेकिन वो जॉब की वजह से बेची रहती है, तो मजबूरी में तुमसे बोलता हूँ। लालची लड़की। तारा गुस्सा हो गई। क्या? मैं लालची? मैं कोई लालची नहीं हूँ, समझे तुम? ऋषभ को याद आया कि अभी उसे यह नहीं बोलना था। वह हड़बड़ा गया। यार, गलती से मुंह से निकल गया। तारा, कोई गलती से नहीं निकला, जरूर तुम्हारे दिमाग में होगी ये बात। और तुम अब देखना कि कितनी बुरी लड़की लाती हूँ तुम्हारे लिए, जो तुम्हारा जीना हराम कर देगी, तुम्हें ड्यूटी पर ही परेशान करेगी। ऋषभ अपने डर को छिपाने के लिए हंस पड़ा। अच्छा, तो कोई अपने जैसे ही लाने वाली हो। तारा, अब नहीं बचोगे तुम। ऋषभ, तारा यार मेरी बात तो सुनो प्लीज़। मैं तुम्हें कांजीवरम की साड़ी दिलाऊंगा, लेकिन मेरा काम तो। पर तब तक तारा ने फ़ोन काट दिया था। ऋषभ परेशान हो गया। यार, एक अच्छा मौका था, लेकिन यहाँ भी जुबान फिसल गई। ये क्या गड़बड़ कर दी मैंने। वह सोच ही रहा था कि तभी दोबारा से तारा का फ़ोन आया। ऋषभ मुस्कुरा दिया। मुझे पता था कि तुम मेरी सच्ची दोस्त हो, मुझे ऐसे बीच में नहीं छोड़ोगी। तारा, यह सब छोड़ो, तुम कुछ कांजीवरम की साड़ी की बोल रहे थे ना। ऋषभ ने अपना सिर पकड़ लिया और धीरे से बोला, हे भगवान, ये लड़की कितनी मतलबी है। तारा, बोलो। ऋषभ, हाँ देवी, पक्का दूंगा। तारा, ठीक है, तो सुनो। माँ ने तुम्हारे लिए हमसे लड़कियां पसंद करवाई हैं, और वह इस बार तुम्हारी शादी करवा कर ही मानेंगी। बस अब तुम दूल्हा बनने की तैयारी करो। ऋषभ, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो यार? और लड़कियां हैं कैसी देखने में? तारा, ठीक ठाक ही हैं। ऋषभ को लगा कि देव मंजीत सही कह रहे थे। तारा, देखो, अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि शादी तो होगी, लेकिन अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बताओ। पुलवामा। शाम को जय कबीर के पास आया। सर, आप छुट्टी पर जा रहे हो? कबीर, हाँ। जय थोड़ा उदास सा हो गया। कबीर, क्या हुआ? जय, पता नहीं, आपके जाने के बाद मुझे किसी मिशन में जाने का मौका मिलेगा भी या नहीं। कबीर, अगर तुम ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करना बंद कर दोगे तो शायद तुम्हें बहुत मौके मिलेंगे। जय, मैंने क्या किया अब? कबीर, कल क्या हरकत की थी तुमने? जय, तो क्या करता सर, बोर हो रहा था, और फिर मैं मार्केट के लिए निकल गया। तो क्या गलत हो गया? कबीर, घूमने गए यह गलत नहीं था, तुम बिना परमिशन के घूमने गए थे यह गलत था। आर्मी में रूल्स फॉलो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अब समझदारी से काम लेना। जय मायूस सा बोला, क्या करूं सर, मैं भी मजबूर हूं, मैं एक जगह पर ज़्यादा देर तक रुक या बैठ नहीं सकता। कबीर, जितनी जल्दी हो सके बदल लो अपनी आदत। जय, जी सर। दोनों कुछ वक्त तक चुप रहे। फिर कबीर बोला, तो कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? जय, पापा हैं, माँ है, और एक छोटा भाई भी है। दादी हैं जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ, आजकल थोड़ा बीमार हैं। कहते हुए शांत हो गया। कबीर समझ गया कि जय दादी के लिए परेशान है। वह मुस्कुरा दिया, चलो घुमाता हूँ तुम्हें। जय ये सुनकर खुश हो गया। कबीर जय और कुछ जवानों के साथ गश्त करने निकल गया। बेंगलुरु। राशि सोच रही थी कि कैसे सुनी को मनाए, कहीं घड़ी सच में ना टूट गई हो। कुछ तो करना पड़ेगा राशि। सोचते हुए वह सिंह सर के पास चेकअप करने पहुंच गई तो देखा कि वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। अगले ही पल उसे कुछ याद आया और वह मुस्कुराकर वहीं खड़ी हो गई। सिंह सर ने फ़ोन बात करने के बाद साइड टेबल पर रख दिया। राशि चेकअप करते हुए बोली, कल तो आप डिस्चार्ज हो जाएंगे सर। सिंह सर, हाँ, यहाँ पड़े पड़े बहुत बोर हो गया हूँ डॉक्टर। राशि ने उन्हें थोड़ी देर बातों में उलझाया, फिर ऐसे नाटक किया कि जैसे उसका फ़ोन कहीं छूट गया हो। सर, अगर आप परमिशन दें तो आपके फ़ोन से खुद का नंबर डायल कर देख लूँ। सिंह सर, ज़रूर।
उन्होंने अपना फ़ोन का लॉक ओपन कर राशि को दे दिया। वह फ़ोन ले एक और हट गई और जल्दी से ऋषभ का नंबर सर्च करने लगी। थोड़ी ही देर में उसे ऋषभ का नंबर मिल भी गया, जिसे उसने अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लिया। फिर फ़ोन वापस टेबल पर रख दिया। सिंह सर, क्या हुआ? कॉल की? राशि, ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि नंबर याद कर लिया। सिंह सर चौंके। क्या? राशि, मतलब अपना ही नंबर भूल गई। मैं कैबिन में जाकर देखती हूँ। राशि अब सुनी की तरफ चल पड़ी कि भले ही वो ऋषभ से ना मिल पाए, लेकिन उससे बात तो कर सकती है ना। सच तो वो फ़ोन पर भी बता सकती है। क्या पता सच जानकर मेजर तूफान यहीं आ जाए मिलने। पेशेंट को चेक करती सुनी के पास जा राशि ने उसे एक और आने का इशारा किया। पहले तो नाराज सुनी ने उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर वह उसके पास आ गई। क्या है? राशि शरारत भरे लहजे में बोली। तेरे मेजर रॉय का नंबर, बात करनी है। सुनी ने जब यह सुना तो सारा गुस्सा छोड़ खुश हो गई। हाँ राशि, तो चल। दोनों जल्दी से राशि के कैबिन में चली गईं। सुनी बहुत खुश थी कि आज वो मेजर सर को अपनी सारी सच्चाई बता देगी और उनसे माफ़ी भी मांग लेगी।